हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर के एक और लेक्चर में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम बात करेंगे सभी एंट्रेंस एग्जाम और आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए, जिसमें आप इन क्वेश्चनों से अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन। जैसे कि क्वेश्चन हमारा जो आया हुआ था स्टूडेंट्स पेपर में, वो था कार्बोहाइड्रेट, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपको दिए गए थे कि प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो मुख्य रूप से पौधों द्वारा उत्पादित होते हैं। मतलब पौधों द्वारा उत्पादित होते हैं। कौन सा एक बहुशर्करा मतलब पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल है। मतलब कार्बोहाइड्रेट्स आर अ क्लास ऑफ नेचुरली ऑक्यूरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच आर प्राइमरी produced by plant. Which one of the polysaccharides is stored in the liver of human being? तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है ग्लाइकोजन। क्या है स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर? ग्लाइकोजन। यदि आप इसके आंसर की यदि हम बात करेंगे तो ग्लाइकोजन क्यों होगा? ग्लाइकोजन जो होगा स्टूडेंट्स वो होता है बहुसाकीय पॉलीसेकेराइड होता है जो जानवरों में, कवक में, बैक्टीरिया में, ठीक है, एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है और शरीर में ग्लूकोज के फॉर्म में क्या होता है? स्टोर होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है CHO कार्बोहाइड्रेट, आपको पता है स्टूडेंट्स क्या फॉर्मूला होता है? C12H22 और O11 होता है। जैसी इसकी रिएक्शन हम लोग किससे कराते हैं? वाटर के साथ कराते हैं, तो ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। यदि आपको पेपर में यदि क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा आप लोग, जैसे ही आप इससे कंपेयर करेंगे, इसकी रिएक्शन यदि आपस में करा देते हैं तो आपको पता है स्टूडेंट्स क्या होता है? कार्बन C6H12O6 ग्लूकोज के दो फॉर्म में, ठीक है, और एक आपका फ्रक्टोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज के फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। आप यहाँ पर कंपेयर कर सकते हो, कार्बन 12 है तो कार्बन 6 और 6 12 है, हाइड्रोजन 12 22 और 2 24 हो गए, तो 12 12 24 है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में O11 है, 1 है, तो कितने हो गए? बोल सर 6 और 6 12 हो गए। तो आप देख सकते हैं, यदि आपसे पेपर में पूछा जाए तो ग्लाइकोजन याद रखना चाहिए। ग्लाइकोजन क्या होता है स्टूडेंट्स? हमारा एक पॉलीसेकेराइड है। किसका? ग्लूकोज का पॉलीसेकेराइड है, जो किस में देखने को मिलता है? हमें एनिमल में, फंगी में, बैक्टीरिया में और साथ ही साथ में आपको ह्यूमन बॉडी में भी देखने को मिल जाता है। तो ये बायोलॉजी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था पेपर में हमारे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट्स हमारे, फर्टिलाइजेशन इन अर्थवॉर्म हैपन इन, मतलब केंचुए में निषेचन किस में होता है? तो स्टूडेंट्स आपको मैं बता दूं, केंचुए में जो निषेचन होता है, ठीक है, केंचुए में जो फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है, वो होता है कोकून में। किस में होता है स्टूडेंट्स? कोकून में होता है। जैसे आपने देखा होगा जो नीम होता है हमारा, नीम में जो निमोली होती है, कुछ इस तरीके की जो निमोली होती है, उसमें हमें ये देखने को मिलते हैं। उस फॉर्म में ये क्या होते हैं? पाए जाते हैं। कुछ इस तरीके से निवोली होती है हमारी, ग्रीन कलर की निवोली आपने नॉर्मली देखा होगा, जब वो पक जाती तो फिर येलो कलर की हो जाती निमोली हमारी नीम की। तो ये येलो कलर का फॉर्म होता है। धीरे धीरे से इसमें से क्या होता है? फिर केंचुआ बाहर निकलता है और केंचुए का कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा, जिस तरीके से केंचुआ दिखाई देता है उसके फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो केंचुए में जो निषेचन होता है वो किस में होता है? कोकून में होता है। याद रखिएगा केंचुए, ठीक है, क्या होते हैं? उभयलिंगी होते हैं। मतलब एक लिंगी उभयलिंगी दोनों होते हैं जो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। ये उभयलिंगी है, कोई स्वनिषेचन नहीं होता है इसमें, याद रखिएगा आप लोग। और इनका जो फर्टिलाइजेशन होता है वो कोकून में होता है स्टूडेंट्स। याद रखिएगा किस में होता है? कोकून में होता है। अर्थवॉर्म आर द, ठीक है, मोनोसियस एंड द हर्मोप्रोडाइट्स आर, ठीक है, विच प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस्ड सेक्चुअली। ये क्या होते हैं? कैसे प्रोड्यूस होते हैं? बोल सर सेक्चुअली रिप्रोड्यूस होते हैं। याद रखिएगा आप लोग, इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है वो किस में होता है? कोकून में होता है। ये हमारा करेक्ट आंसर है। फिर इसके बाद में देन नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम बात करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन हमारा, इफ आ एजेस ऑफ 3 पेन, ठीक है, पेन फ्रेंड, ठीक है, परम मित्र आपके दिए गए हैं, लैम्डा प्लस 6 की, लैम्डा प्लस 9 एक की एज है। फिर उसके बाद में आपके एक साथ वाला है, उसी का एज क्या है? 2 लैम्डा माइनस 1 उसकी एज है। फिर थर्ड वाले की जो एज है स्टूडेंट्स वो है हमारी लैम्डा प्लस 7 है। ये 3 स्टूडेंट्स की एज है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा विल दे बी कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब ये सब के सब आपके अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारे, ठीक है, जो हमें MPPAT के पेपर में 5 नंबर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। किससे? अर्थमेटिक मीन से। 5 अंक के क्वेश्चन, हमें 5 क्वेश्चन आते हैं पेपर में। यदि 3 परम मित्र की आयु जो है लैम्डा प्लस 9 है, 2 लैम्डा माइनस 1 है, लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 7 है, तो लैम्डा के मान हमें निकालना है जब आपके क्या हो क्वेश्चन समांतर श्रेणी में हो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है, पहले उस पर चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। तो समांतर श्रेणी का मतलब क्या होता है उस पर एक बार बात करते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होती है स्टूडेंट्स? बोले सर समांतर श्रेणी का मतलब है हमारा कि जैसे मान चलो मैंने लिखा 2
5, उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ 8, उसके बाद में मैंने लिखा यहाँ पर 11। तो आप देखिए ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है या नहीं, ये एपी का क्वेश्चन है या नहीं, समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है या नहीं। तो बोले सर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इनके बीच का आप जो कॉमन डिफरेंस देख रहे हैं स्टूडेंट्स वो क्या होगा? बोले सर +3 है। इनके बीच में 2 और 5 के बीच में 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर है। 5 और 8 के बीच में भी 3 का अंतर है। 8 और 11 के बीच में भी 3 का अंतर है। जब इनके बीच में कॉमन अंतर हो, कॉमन डिफरेंस हो, क्या हो स्टूडेंट्स? कॉमन डिफरेंस की बात हो रही है कि इनके बीच में क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस होना चाहिए, कॉमन अंतर होना चाहिए। यदि इनके बीच में कॉमन अंतर यदि है तो वो हमारा समांतर श्रेणी का, ठीक है, क्वेश्चन होगा। यदि यहीं पर यदि मैं लिख दूं स्टूडेंट्स, ठीक है, यहीं पर यदि मैं आपसे लिख दूं, ठीक है, इनके बीच में क्या हो रहा है? बोल सर 2 का मल्टीप्लाई है 2 दूनी 4, फिर मल्टीप्लाई हुआ 4 दूनी 8, फिर मल्टीप्लाई हुआ 4, ठीक है 8। बोल सर 2 का मल्टीप्लाई चल रहा है, इनके बीच में अंतर नहीं होगा। बोल सर कितने का अंतर है? ठीक है, देखो बोल सर 2 का अंतर है। इसमें देखो बोल सर 4 है, ठीक है, इसमें देखो बोल सर 8 है। अंतर कहाँ हो रहा है? समान अंतर होना चाहिए। जैसे इसमें समान अंतर है तो बोल सर इनमें समान अंतर, ठीक है, नहीं है। तो ये हमारा जीपी का क्वेश्चन हो गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब ये गुणोत्तर श्रेणी का हो गया। जिनमें आपको मल्टीप्लिकेशन नजर आएगा वो गुणोत्तर का क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस समझ में आएगा वो समांतर का होगा। तो बोले सर इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे? तो बोले सर इस क्वेश्चन में यदि हमसे बात किया जाए तो हमें समांतर निकालना है। तो जो भी हमें ऑप्शन दिए जाएंगे उसकी वैल्यू हमें पुट करना है यहाँ पर। तो जरा ध्यान देखिए 18 पुट करते हैं यहाँ पर, लैम्डा की जगह 18 रखते हैं क्योंकि हमें लैम्डा की मान निकालना था, लैम्डा का मान निकालना था। तो 18 रख के देखिए जरा, करेक्ट आंसर 18 है। क्यों है? हमें उसे चेक करना होगा। 2, ठीक है, हमें जो भी ऑप्शन दिए जाएंगे वो ऑप्शन हम पुट करके ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। 18 का 18, -1 का -1, लैम्डा की जगह 18 +7 का 7। तो ये प्लस करो आप, कितना हो गया? बोल सर ये हो गया हमारा 27। ये प्लस करो 18 दूनी 36 में से 1 गया तो बोल सर 35। और आपका ये क्या हो गया स्टूडेंट्स? बोल सर 2 लैम्डा है, 2 लैम्डा। तो बोल सर 2 इंटू क्या है? 2 इंटू 18 है। तो क्या हो गया? 18 दूनी 36 हो गया, 36 और ये क्या हो गया? बोल सर 43 हो गया। जरा इनके बीच में अंतर देखो, कॉमन है क्या? बोल सर इनके बीच में कॉमन अंतर इसमें बोले 8 का है, और यहाँ भी कॉमन अंतर हमें किसका नजर आ रहा है? 8 का ही नजर आ रहा है। तो कॉमन अंतर आया क्या? 8। बोले जी सर। यदि हमें ये 18 की जगह 18 हो सकता है, हमें बाद में जैसे 15 रख कर देते तो क्या हमें 15 रख कर देखने में बराबर आता है क्या? 15 रख कर देख लो, आंसर तो करेक्ट आंसर 18 ही इसका करेक्ट आंसर है। 15 रख के देखते हैं इसमें जरा, 15 रख कर देख लो। बोल सर 15 + 9 + 2 इंटू 15 -1, फिर 2 इंटू 15 + 7। देखो जरा प्लस करके देखो इसमें कितना हो गया? बोल सर ये हो गया 24, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा? 24 हो गया। ये 15 दूनी 30, 30 में से 1 गया तो बोल सर 29, 15 दूनी 30 और 7 37, 37। अंतर देखो बोल सर इनके बीच में कितने का अंतर? बोल सर 5 का अंतर है। इनके बीच में देखो बोल सर 8 का अंतर है। तो कॉमन डिफरेंस नहीं है। हमें कॉमन डिफरेंस कहा गया था, हमने समांतर का कॉमन डिफरेंस निकाल के बता दी, कॉमन डिफरेंस होना चाहिए। आप इनको किसी को भी रख कर देख लो, इनमें कॉमन डिफरेंस नहीं होगा। जिसमें कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। और पेपर में ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन आपको, ठीक है, एवरी ईयर देखने को क्वेश्चन पेपर में मिल रहे हैं, चाहे आईसीआर के एग्जाम हो, चाहे पीवीएफटी हो, चाहे आपका पीवीएफटी में मैथ्स नहीं आती है, जैसे हमारा दाहेद हो गया है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमें उसमें देखने को मिल जाते हैं, या हमारे एमपीपीएटी में देखने को मिल जाते हैं। किसी भी एग्रीकल्चर के कंपटीशन एग्जाम जिसमें हमें मैथ्स आती है उसमें हमें ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाते हैं एपी में, याद रखिएगा आप लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर यदि हम बात करें स्टूडेंट्स, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन था। ये तो हमारे सभी एग्जाम में आता है, ठीक है, पीवीएफटी, पीएनएसटी, जो भी एग्जाम है हमारे सभी एग्जाम में हमें देखने को मिलता है, चाहे हमारा एमपीपीएटी हो, आईसीआर हो, बीएचयू, दाहेद हो, ठीक है, कोई भी एग्जाम हो। साइंस के क्वेश्चन में केमिस्ट्री वाले पार्ट में हमें जरूर क्वेश्चन देखने को इस टाइप के मिल रहे हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी लेबलिंग वाले क्वेश्चन है। तो सर क्या क्वेश्चन है बोले तो देखिए जरा, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीसीज एक्स, एक्स में नंबर दिए हैं, ठीक है, एक्स में नंबर दिए गए हैं। तो आपको पता है स्टूडेंट्स एक्स में दो क्या वैल्यू होती है, जैसे एक्स है तो ऊपर की ओर हम लिखते हैं एटॉमिक मास, ऊपर लिखा जाता है हमारा एटॉमिक मास लिखा जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसे हम लोग कहते हैं परमाणु भार। ऊपर की तरफ जो लिखा जाता है उसे परमाणु भार लिखा जाता है। नीचे की ओर यदि हम इसमें लिखेंगे तो क्या कहा जाएगा, उसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, इसे एटॉमिक नंबर कहा जाता है। और ये हमारा कोई एक एलिमेंट है, एक्स नाम का कोई एलिमेंट हमें क्वेश्चन पेपर में दिया है कि कौन सा एलिमेंट है, बोल सर एक्स एलिमेंट है। ध्यान से देखिएगा जरा,
क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आपका, जिसे हम लोग कहते हैं परमाणु भार कि परमाणु क्रमांक। तो सर नीचे होता है परमाणु क्रमांक होता है, तो इसमें नीचे की ओर हो जाएगा परमाणु क्रमांक हो जाएगा। बोले सर हमें दिया गया है इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, प्रोटॉन दिए गए हैं और न्यूट्रॉन दिए गए हैं। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको, नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नंबर ऑफ प्रोटॉन मतलब, ठीक है, प्रोटॉन को ही क्या कहा जाता है? बोल सर प्रोटॉन को ही परमाणु क्रमांक कहा जाता है। प्रोटॉन को ही क्या कहा जाता है? परमाणु क्रमांक के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और परमाणु भार किसे कहा जाता है? बोल सर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को ही क्या कहा जाता है? बोल सर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को ही क्या कहा जाता है हमारा? बोल सर परमाणु भार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परमाणु भार, ठीक है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को ही परमाणु भार कहा जाता है। तो बोले सर ठीक है, जैसे x में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या है तो 18, 20 और 20 दो बार रिपीट है, इसका z का मान होना चाहिए। बोल सर z का मान क्या होना चाहिए? तो आपको मैं बता दूं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों दिए गए हैं। तो सर बोले प्रोटॉन न्यूट्रॉन दिए गए हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ भी होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ भी होता है, तो हमारे पास में एक्स्ट्रा क्या है? बोल सर इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर फिर क्या हो जाता है हमारा प्रोटॉन और क्या हो जाता है, जब दोनों कॉमन है हमारे तो यहाँ पर प्रोटॉन के साथ में न्यूट्रॉन आ जाता है। ये थोड़ा सा एक आपके लिए समझने वाला पॉइंट है। यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या हमेशा 0 होती है, यहाँ पर न्यूट्रॉनों की संख्या होती है, लेकिन हमारे पास में हमें क्या दिए गए? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए गए हैं। तो हमें क्या करना होगा? यदि एटॉमिक मास बताना होगा तो हमें प्रोटॉन को प्लस करना होगा, ठीक है, प्रोटॉन को प्लस करना होगा। तो प्रोटॉन कितने होंगे? बोल सर इलेक्ट्रॉन ये है E, ये हमारा P और ये हमारा न्यूट्रॉन है। तो यहाँ पर हमें क्या प्लस करना होगा? बोले सर हमें यदि ये पेपर में आ जाए तो हमें इसके चारों ओर कौन चक्कर लगा रहे हैं? तो बोले सर इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्रोटॉन के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा P और E तो हो नहीं सकता, यहाँ पर P और N है, यहाँ पर P और N ही होना चाहिए था, लेकिन P और E हो रहा है, ठीक है। तो इस पर्पज से हम ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये कहानी हमें नहीं याद रखना है, फॉर्मूले बेस पे नहीं जाना है, हमें याद रखना है कि हमें क्या पूछा गया है। बोल सर हमें इलेक्ट्रॉन दिया गया, प्रोटॉन दिया गया, और आपको पता है प्रोटॉन के चारों ओर कौन चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ पर आप आ जाओ अफवाउ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो रूल्स कहा गया था, ऑक्टेट रूल जो कहा गया था। तो बोल सर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन बीच में होते हैं। तो प्रोटॉन टोटल कितने हैं? बोल सर प्रोटॉनों की संख्या 20, प्रोटॉनों की संख्या 20, चारों चक्कर लगाने वाले हो गए इलेक्ट्रॉन 18। तो टोटल कितने हो गए भाई? 18 और कितने हो गए? 38 हो गए। कितने हो गए? 38 हो गए हैं। कितने हो गए? 38। तो भाई x इक्वल टू मान के चलो कितना हमारा 38 है। x इक्वल टू क्या है हमारा? 38 है। तो इसको हमें सॉल्व करना है कि x इक्वल टू 38 है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? बोल सर इसे हम लोग अफवाउ प्रिंसिपल में तोड़ते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है अफवाउ प्रिंसिपल का हमारा? बोल सर 2 8 18 32, इसमें तोड़ना है हमें। ये हमारा अफवाउ प्रिंसिपल होता है। 2 8 18 32, 38 को तोड़ना, नंबर रिपीट इन्हीं में से होना चाहिए, कोई भी नंबर रिपीट होगा तो, ठीक है। तो बोले सर तोड़ते हैं जरा, 2 लिख सकते हैं, 38 को 2, फिर 8, बोले सर लिख सकते हैं 8, फिर 18, बोले सर लिख सकते हैं, काउंट करो, 2 और 8 हो गया 10 और 8 28। अब क्या बचा? बोले सर 32 लिखना पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं। 18 लिखना है, पॉसिबिलिटी है क्या? भाई 2 8 हो गया 10 और 28 हो चुके हैं, 28 हो चुके हैं। 28 में और क्या लिखना? 38 लिखना। तो 10 से ज़्यादा नहीं लिखा जा सकता, लेकिन 10 नंबर रिपीट नहीं होगा। 32 रिपीट हो पाएगा नहीं, क्योंकि बचा कितना? सिर्फ 10 बस बचा है यहाँ 38 होने में। 32 लिखा जाएगा? नहीं। 18 लिख सकते हैं? नहीं। 8 लिखा जा सकता? बोले यस सर, क्योंकि 10 है। 8 बचे, काउंट करो, 2 8 10 हो गया, ये हो गया 28 और ये कितना हो गया? बोले सर 36 हो गया। कितना बचा है? बोले सर 2 और बचा है। तो क्या 2 लिख सकते हैं क्या? बोले जी सर लिख सकते हैं। तो आप मुझे बताओ लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो सर लास्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन है लास्ट वाले ऑर्बिट में। इस फॉर्मूले से लिखा जाता है अफवाउ प्रिंसिपल से, ठीक है। लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? बोल सर 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं भाई? जब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा। तो ये डोनर होगा। जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, जेड यदि 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, मतलब एक्स हमारा 2 इलेक्ट्रॉन को दान कर देगा, तो एक्स के ऊपर प्लस चार्ज आएगा। ऑब्वियसली बात है, एस के ऊपर कौन सा चार्ज आने वाला? प्लस चार्ज आएगा। तो कंडीशन हो रही कि भाई एस के ऊपर क्या जाएगा? प्लस चार्ज आने वाला, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? दान करेगा, तब जाके वो क्या होगा, ठीक है, अपने ऑर्बिट को कंप्लीट कर पाएगा। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दान कर दिया। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वालों के ऊपर आ जाता है। बोले जी सर। आप मुझे बताओ,
ठीक है, x का मान क्या होगा हमारा, मतलब ये जो x जो लिखा हुआ है तो ये बोले सर इसमें z का मान बताना है। तो ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मान क्या होगा, बोले सर न्यूट्रॉन का मान 20 है। वही किसका मान होता है, z का मान होता है भाई, जो दिया गया लास्ट में, ठीक है, न्यूट्रॉन का मान वही 20 है। तो बोले सर z का मान हो गया 20, और कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, बोले सर ये 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है। इस तरीके से हमारे ये आंसर पेपर में करेक्ट होते हैं। तो हमें ये मेथड फॉलो नहीं करना है, इस मेथड से भी हम आंसर ला सकते थे, ठीक है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को प्लस कर कर, तब भी हमारा आंसर आ जाता। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, दी प्राइमरी कंस्ट्रक्शन प्रेजेंट ऑन दी क्रोमोसोम इज कॉल्ड, क्रोमोसोम पर उपस्थित प्राथमिक संकुचन को क्या कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स प्राथमिक संकुचन जो है वो हमारा सेंट्रोमियर कहलाता है। क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, सेंट्रोमियर कहलाता है, क्योंकि क्रोमोसोम पर उपस्थित जो प्राथमिक संकुचन होते हैं, जैसे आपने देखा क्रोमोसोम, ये गुणसूत्र का सिंबल कुछ इस तरीके से आपने देखा कि भाई इस तरीके से गुणसूत्र होते हैं। तो गुणसूत्र का जो सेंटर वाला पॉइंट होता है, ये वाला जो पॉइंट होता है गुणसूत्र का, क्रोमोसोम आपने देखा जैसे जो नर एवं मादा की जो, ठीक है, पहचान होगी वो क्रोमोसोम के नंबर से होती, भाई क्रोमोसोम नंबर प्रेजेंट होते हैं उसमें, ठीक है। हम जब क्रॉप पढ़ते हैं तो हम उसमें क्रोमोसोम नंबर देखते हैं, गुणसूत्र पढ़ते हैं हम लोग उसमें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो भाई जब हम ये गुणसूत्र बनाते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है हमारा, बोल सर एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम होता है। तो उसका जो सेंटर का पॉइंट होता है, इसी सेंटर के पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं हमारा, ठीक है, इसी को हम लोग कहते हैं हमारा सेंट्रोमियर। क्या कहते हैं, सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा आप लोग, सेंट्रोमियर कहलाता है हमारा। इस क्रोमोसोम का जो भाग है, ये वाला भाग, ये वाले भाग को ही हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, इसी को हम लोग कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राथमिक कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, क्रोमोसोम इज नोन एज अ सेंट्रोमियर, इट इज द स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम वेयर, ठीक है, स्पाइंडल फाइबर आर अटैच्ड होते हैं। याद रखेंगे, पेपर में दिया जाए तो आपसे बनना चाहिए क्वेश्चन का आंसर। सेंट्रोमियर एक क्या होता है, क्रोमोसोम का विशिष्ट डीएनए अनुक्रम होता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, जो बहन क्रोमोडिट्स की एक जोड़ी को जोड़ता है, ठीक है, ये जो जोड़ी होती है इसे क्या करता है, वो आपस में जोड़ने का काम करता है। ये जोड़ी जो होती है, पेयर जो होती है, इसे जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा सेंट्रोमियर करता है। याद रखिएगा आप लोग, यदि पेपर में आए तो आपको ये क्वेश्चन बनना चाहिए। तो स्टूडेंट्स इस लेवल के आपके पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं, तो क्या आप घर बैठे ऐसे क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो जरूर आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं हमारी, क्योंकि पेपर यदि आपको निकालना है तो आपको अपना लेवल बढ़ाकर पढ़ना पड़ेगा। पुराने तरीके से रट्टा मारते हुए क्वेश्चन आप यदि करते हैं तो ये कोई आपकी 11-12 नहीं कि 50 या 100 या 200 क्वेश्चन पढ़ने से आपका पेपर निकल जाएगा। यहाँ आपको जब तक नॉलेज नहीं होगा तब तक पेपर आपका नहीं निकलेगा। अभी भी समय है स्टूडेंट्स, काफ़ी कम समय में आप बहुत शानदार तैयारी कर सकते हैं साइंस जोन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आकर। तो आइए एक दिन आप जरूर डेमो लेकर देखिए, हमारे साथ जुड़िए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर। इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं अपना नाम, सब्जेक्ट, एड्रेस और आप किस सब्जेक्ट की कोचिंग करना चाहते हैं उसकी जानकारी हमें देकर आप एक दिन की डेमो क्लास ले सकते हैं। डेमो क्लास केवल एक ही बार होगी, दोबारा आपको डेमो क्लास नहीं दी जाएगी। तो जब भी आप फ्री रहें ऐसे टाइम पर डेमो क्लासेस के लिए ज़रूर मैसेज करें, क्योंकि डेमो क्लासेस सिर्फ एक बार होगी और बहुत कम फीस में आप हमसे कोचिंग कर सकते हैं। तो मिलेंगे ऐसे ही अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। और जाते जाते एक बार जरूर बता दें, क्लासेस हमारी गूगल मीट सॉफ्टवेयर पर चलती है, तो आप प्ले स्टोर से जाकर गूगल मीट सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर हमें इस नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर एंड